अस्सलामुअलैकुम। 106वां लेक्चर शुरू करते हैं जी। हमने बात शुरू की हुई थी रिवर्स वर्किंग वाले सवालों की, और मैंने आपका होमवर्क वाला सवाल एक बार दोबारा करवाया था। फिर अगला सवाल हमने शुरू कर दिया था, इसको ख़त्म करते हैं। सवाल पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके थे ऑलमोस्ट सारा, ठीक है। अगेन कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, एक्चुअल परचेजेज उसने मांगी हैं। मैंने बी पार्ट जो है वो आपको भेजा हुआ है सोल्यूशन में, उसको डिस्कस नहीं करूँगा। कितने बच्चों ने बी पार्ट कर लिया था? चलें बाकी भी देख लीजिएगा, अगर कोई मसला होगा। मसला तो नहीं आया उनमें, बहुत सिंपल थे। मैं वो कैलकुलेशन सारी कर दूंगा जिसने यूज़ होना है। उसके बाद जस्ट फार्मूलाज लगा के आपने सोल्यूशन से फिर मैच कर लेना है कि आपका सोल्यूशन सही है या नहीं, ठीक है। इसका बी पार्ट ये कल का होमवर्क है जो, ठीक है। इसके बी पार्ट में भी जो यूज़ होने डाटा यूज़ होना है ना एक्चुअल में, वो मैं सारा निकाल दूंगा। जस्ट आपने फार्मूलाज में पुट करके उसका आंसर देख लेना है, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये सवाल पूरा करवा रहा हूँ, उसके बाद हेक्सा वाला सवाल करवा रहा हूँ, और फिर हम इंशाल्लाह इसके ऊपर जितना टाइम लगा, आधा घंटा मुझे मिल गया तो ये बड़ा है इंशाल्लाह, उसमें मैं एक सवाल करा दूंगा। क्योंकि नई चीज़ नहीं है, चीज़ें वही हैं, बस जो नई बीच में थोड़ी सी टैक्टिक है वो सिखा दूंगा। उसके बाद तो फिर उसको अप्लाई करना। एक सवाल फिर आपने इस EPU के साथ मिक्स करके जो है एक सवाल घर पे करना है, एक मैं कल फिर खुद करवा दूंगा ताकि मज़ीद पक्का हो जाए, ठीक है। फिर कल मिक्स यील्ड सुबह वाले लेक्चर में कर लेंगे, तो शाम में फिर मिक्स यील्ड को ख़त्म कर देंगे। फिर इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन आपकी रिवीजन करेंगे, 3-3 घंटे। और अगर कम पड़ गई तो फिर यकम को एक दिन आप जिसने जाना हो चला जाएगा। कम पड़ गई तो पड़ेगी नहीं, कम पड़ जाती है, लेट से एंड हो जाता है, 3 दिन एंड हो जाते हैं, 31 आ जाती है और कुछ रह जाता है, तो फिर मैं वो यकम को सुबह बुला लूँगा। जिन्होंने जाना होगा घरों को चले जाएंगे, उनको अपलोड करके मिल जाएगा। होगा तो रिवीजन ही छोटा मोटा, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा प्लान आपके साथ शेयर कर दिया। अच्छा जी, अब सवाल हम सारा पढ़ चुके हैं। ये सारा डाटा तो हमने पढ़ लिया था, क्योंकि इससे हमने अपना स्टैंडर्ड कार्ड बना लिया था, ठीक है। रॉ मटेरियल वाई, लेबर FOH में बस थोड़ा सा मसला था, वो भी इतना बड़ा मसला नहीं था। रेट्स गिवन थे, बस स्किल्ड और अनस्किल्ड का अलग अलग था, और फिक्स्ड FOH हमने निकाले थे। एक्चुअल कॉस्ट को, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स की कॉस्ट को, बजट्स को, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट लिखी और फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स टोटल में गिवन है। फैक्ट्री ओवरहेड्स बजटेड थे, और ऊपर जो एनुअल प्रोडक्शन गिवन है वो डिज़ाइन कैपेसिटी भी वही है, ठीक है। उसी को हमने बजटेड प्रोडक्शन लेकर हमने रेट निकाल लिया था। ये हमारा कार्ड बन गया था, इसमें कोई मसला तो नहीं है, बड़ा सिंपल सा कार्ड था, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होता है? मुझे पता है कि चीज़ें वेरिएंस में तो ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी, लेकिन सबसे पहले मैंने आपसे ये अर्ज़ किया था कि जो वेरिएंसेस सवाल में गिवन हों इस बैकवर्ड अप्रोच के सवाल में, सबसे पहले आपने उनके फार्मूलाज लिखने हैं। तो हमें सवाल के अंदर गिवन है मटीरियल X का प्राइस वेरिएंस, मटीरियल X का क्वांटिटी वेरिएंस, और मटीरियल Y का भी क्वांटिटी यूजेज को कहते हैं, ठीक है, क्वांटिटी या यूजेज वेरिएंस, ठीक है। तो ये मैंने बच्चों के आने से पहले कुछ फार्मूलाज लिख लिए हैं, ओके। मटीरियल प्राइस वेरिएंस, मटीरियल यूजेज मैंने आप वाला नाम लिखा है, और मटीरियल यूजेज ये अलग अलग 2 बार इसलिए लिखा है कि मैंने आगे मटीरियल की टाइप लिखनी थी सवाल से पढ़ के। तो कौन से मटीरियल का प्राइस वेरिएंस अवेलेबल है? मटीरियल Y का प्राइस है। आर यू श्योर? मटीरियल X का प्राइस वेरिएंस है, मटीरियल Y का यूजेज भी है, और मटीरियल X का यूजेज भी है और Y का यूजेज भी है। मटीरियल Y का उसने प्राइस वेरिएंस नहीं दिया, बल्कि उसने जो प्राइस का वेरिएंस है पर यूनिट शायद वो दे दिया था, ठीक है। अब डाटा है जी, डाटा लिखते चले जाएं, 1 बाय 1 जो गिवन है। आप इधर आ जाएं जी। ये पर यूनिट स्टैंडर्ड रेट गिवन है जी, ये इस कार्ड में ज़रा कंफर्टेबल हो जाते हैं ना, ऐसे कर लेते होते हैं हम, ठीक है। ये क्या है जी? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये क्या है? स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। ये क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी ही है। ये क्या है? स्टैंडर्ड रेट। दोनों मटेरियल थे ना। क्या है जी? स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड रेट। ये सब सिंपल था, स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट। इसको हमें चाहिए नहीं होता, इस तरह से पर यूनिट ही होता है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसको पर आवर करना पड़ा तो कर लेंगे, फिलहाल तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चल, अब ये डाटा आपके सामने है। अब स्टैंडर्ड रेट 50 है, एक्चुअल रेट का मुझे नहीं पता। प्राइस वेरिएंस सवाल में गिवन है। मटीरियल X का प्राइस वेरिएंस -95,000 है, मटीरियल X का स्टैंडर्ड रेट 50 है,
एक्चुअल टोटल क्वांटिटी परचेज भी मुझे नहीं पता और एक्चुअल रेट भी नहीं पता, ठीक है। तो जो पता है वो तो लिखें, माइनस कितना 95,000, स्टैंडर्ड रेट ₹50, एक्चुअल रेट मुझे नहीं पता। आप क्वेश्चन मार्क ना लगाया करें, आप खाली छोड़ दिया करें, ठीक है। आपको क्वेश्चन मार्क तो मिटेगा नहीं ना, ओके। और एक्चुअल टोटल क्वांटिटी परचेज भी मेरे पास नहीं है सवाल के अंदर, के है कहीं, है कहीं, देख लेते हैं, नज़र मार लेते हैं। ये सारा डाटा यहाँ पर, ये वेरिएंसेस का डाटा है। उसके बाद वो कहता है रॉ मटेरियल ओपनिंग और क्लोजिंग की इन्वेंट्री है, अच्छा। लेबर ये है, अच्छा जी। वेरिएबल ओवरहेड्स ये हैं, अच्छा। चलें शायद आगे कुछ गिवन हो। रिक्वायरमेंट ये है, तो कहीं पे मुझे मटेरियल एक्चुअल टोटल क्वांटिटी परचेज मटेरियल की नज़र नहीं आई, ठीक है। जो मिल रहा है वो तो लिखते जाएं ऐसे करके, चले। अच्छा, उसके बाद मटेरियल वाई की एक्चुअल प्राइस 6% बिलो स्टैंडर्ड प्राइस थी, तो मेरे ख्याल में ये भी हम लिख सकते हैं, कोई यूज़ है कहीं पे, यूज़ करने की वैसे ज़रूरत है। मटेरियल वाई का तो उसने प्राइस वेरिएंस दिया नहीं है, कोई प्राइस वेरिएंस। ज़रूरत पड़ने पर मटेरियल प्राइस की एक्चुअल, मटेरियल वाई की एक्चुअल प्राइस निकालने की सूरत में ज़रूरत पड़ने पर हम स्टैंडर्ड 30 को कम कर लेंगे 6% से, यानी कि स्टैंडर्ड को 94% करेंगे तो हमारे पास मटेरियल वाई की एक्चुअल प्राइस आ जाएगी, ज़रूरत पड़ेगी तो। फिलहाल तो मेरे सामने जो ओपन है वेरिएंसेस में उनको तो भर लूँ, कहीं पे लिख कर रखना है तो लिख कर रख लो, मुझे उससे मसला कोई नहीं है, ठीक है। फिलहाल ज़रूरत नहीं है मुझे। नेक्स्ट, मटेरियल एक्स का क्वांटिटी वेरिएंस कितना है जी? हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये लिखो। ये गिवन है कि वेरिएंस 0 है, गिवन है कि वेरिएंस 0 है, फॉर्मूला भी मैंने इसीलिए लिखा है, ठीक है। अच्छा, अब एक्स मटेरियल है, एक्स स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल चाहिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 6 kgs और एक्चुअल यूनिट्स, एक्चुअल प्रोडक्शन गिवन है 50,000, सही है। एक्चुअल प्रोडक्शन को मैं निशानदेही कर दूं ज़रा फरोजी रंग से, दूर से नज़र आया आपको। एनुअल प्रोडक्शन 50,000 है सर, ये तो एनुअल प्रोडक्शन है भाई, अब क्या करें, यही डिज़ाइन कैपेसिटी है। और इसके अलावा कहीं पे उसने ये भी नहीं बताया हुआ कि ये डिफरेंट है एक्चुअल और बजटेड, तो बस चुप करके यही पकड़ लो यूनिट्स, ये वाहिद यही यूनिट्स गिवन है, और तो कोई यूनिट्स गिवन है नहीं, कहाँ जाए हम, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल 50,000 ही उन्होंने जो है वो क्या कहा है जी, एनुअल प्रोडक्शन है उनकी, और यही डिज़ाइन कैपेसिटी है, इससे ऊपर बना ही नहीं सकते, और इससे नीचे बने या नहीं बने उन्होंने बताया नहीं है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल जी बेटा कितने केजीज, 6 kgs पर यूनिट इनटू 50,000 यूनिट्स, ठीक है जी। और उसके बाद मुझे टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड नहीं पता, लेकिन मुझे स्टैंडर्ड रेट का पता है, कितना जी, ₹50। जो पता लगता जा रहा है वो लिखते जा रहे हैं, बाकी क्वेश्चन मार्क लगाते जा रहे हैं, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट हमें वेरिएंस गिवन है मटेरियल एक्स का यूजेज वेरिएंस, तो मटेरियल वाई है, सही कर लेता हूँ, तो 150,000 एडवर्स है। मटेरियल वाई के यूजेज वेरिएंस के लिए मुझे स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल भी मिल जाएगा और स्टैंडर्ड रेट भी अवेलेबल है, यही मुझे चाहिए। अगर वाई का एक्चुअल रेट चाहिए हुआ तो इसी को क्या कर लेंगे 94%। कुछ तरीका समझ आया है बैकवर्ड अप्रोच का? मैंने ये शाम की क्लास सिर्फ इसीलिए रखी है, मैंने तो समझा दिया था, सवाल भी हो गया था, सोल्यूशन देते तो आप खुद कर लेते, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं कह रहा हूँ यार, जब सारा सेशन आपने इतना जोर लगाया तो एंड पे क्यों स्पीड लगानी है, कोई बात नहीं, इसलिए शाम को मैंने आज और कल बुलाना है, बस कल शाम को अगर आ जाएंगे तो फिर बस रिवीजन के लिए जिसने आना है आए, जिसने नहीं आना घर बैठे लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे, जो भी हमने रिवीजन करनी है वो वैसे तो पहले भी अवेलेबल हो ही रहे हैं, लेकिन फिर भी चलें, कुछ फिजिकल आए बिस्मिल्लाह, नहीं भी आएंगे तो मंडे से आने की ज़रूरत नहीं होगी, रिवीजन मैंने करवानी है। पर अगर कल आप लोग शाम में आके मुझसे तसल्ली मेरी करवा दें मिक्स यील्ड की, ठीक है, क्योंकि मैंने कल की क्लास के हाफ लेक्चर में मिक्स यील्ड करवाना है, वो तो कम है, आधे घंटे में क्या मिक्स यील्ड, फार्मूला भी आप तक जाने हैं, लेकिन 1-2 सवाल क्लास में हो जाएंगे, फिर 1-2 आप घर पे कर लेंगे तो फिर वही तसल्ली हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है। अच्छा जी, तो मटीरियल वाई का यूजेज वेरिएंस है, वाई है जी, कितना है, -150,000, -150,000, ठीक है जी। उसके बाद ये काम हो सकता है जी, कितनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी, 3 किलो, 3 kgs पर यूनिट चाहिए, और कितने 50,000 यूनिट्स, ये आ गया जनाब स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल
ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता है, ये 30 है। अब जो वेरिएंसेस गिवन थे और जो चीज़ें अवेलेबल थी उनके हिसाब से मैंने जो है वो चीज़ें लिख दी हैं। अब उसके अलावा मेरे ख्याल में तो अब अल्लाह का नाम लें और इनमें से जो सॉल्व होता है उसको सॉल्व करना शुरू करें, ठीक है। वैसे तो मुझे मटेरियल परचेज्ड चाहिए, क्योंकि उसने मुझसे एक्चुअल परचेजेस मांगी हैं, तो एक्चुअल टोटल मटेरियल क्वांटिटी परचेज निकल आएगी, फिर एक्चुअल रेट भी अल्लाह देंगे, वो भी कहीं से निकल आएगा, तो फिर जाकर परचेजेस निकलेंगी। उसने क्वांटिटी नहीं मांगी, उसने रुपीज में परचेजेस, और कौन सी वाली परचेजेस मांगी हैं? एक्चुअल परचेजेस मांगी। अब एक्चुअल परचेजेस निकालने के लिए पहले एक्चुअल परचेज क्वांटिटी होगी, फिर एक्चुअल रेट होगा, तो एक्चुअल परचेज की फिगर निकलेगी, ठीक है। चलो अल्लाह का नाम लें, शुरू करें, कोई ना कोई चीज़ तो अवेलेबल होगी ही। ये मैंने क्या लिखा था? ओ अच्छा, ओ हाँ, ओ ना, ओ हाँ, ओ ना, इधर देखें जी, ये मैंने कैसे लिख लिया एक्चुअल टोटल क्वांटिटी परचेज। हालांकि पॉइंट नंबर आप लोग 1 पढ़ें अपने, पॉइंट नंबर 4 पढ़ें अपने सवालों के अंदर, तो उसमें लिखा हुआ है मटेरियल की इन्वेंट्री है। मटेरियल की इन्वेंट्री हो तो अगली बात पूछनी है, क्या मटेरियल इन्वेंट्री को आपने स्टैंडर्ड पे रखा हुआ है या साइलेंट हो? दोनों केसेस में ये सेम ही रहना है। मसला कहां पे आना है? जब मटेरियल इन्वेंट्री को वो मुंह से कहे। अच्छा, वो वाहिद ही सवाल था, इसीलिए मैंने पहले रूल नहीं पढ़ाया था, पहले मैंने आपको बस काम चलवा दिया था, अब कॉन्सेप्ट दे दिया है। वो वाहिद सवाल ही था जिसके अंदर आपको एक्चुअल टोटल क्वांटिटी यूज लेनी पड़ी थी, और उसने लफ्ज इस्तेमाल, और आगे भी आ सकता है, कोई आ जाएगा। अभी तक जो हमने किया उसमें वाहिद सवाल था, ठीक है। कि क्या कह देगा वो कि क्लोजिंग मटेरियल जो है वो हम स्टैंडर्ड में नहीं एक्चुअल पे रखते हैं। अब एक्चुअल पे रखते हैं, ये दो तरह से कह सकता है, या तो यूं बोलेगा एक्चुअल पे रखते हैं, या कहेगा FIFO एफको पे रखते हैं। तो जब वो आ जाएगा तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस के अंदर आपने एक्चुअल क्वांटिटी परचेज की बजाय यूज लेनी है। तो ये इसीलिए ये यहाँ पर आपने अब स्टार लगा के अपनी रिवीजन के लिए अपने पास लिख लिया होगा, मुझे पता है आप बड़े तेज हैं, आपने फौरन लिख लिया होगा कि यहाँ पर हमने मटेरियल की इन्वेंट्री है, पर हमने यहां परचेज इसलिए लिया है क्योंकि सवाल खामोश है, इसलिए अज्यूम यही करेंगे कि ये स्टैंडर्ड पर है। और जो आपका लिखा हुआ रूल है उससे रेफर हो जाएगा, अपने अल्फाज में लिख लें, मुझे नहीं मसला। अच्छा चलें, ओहो मैं तो गया था अच्छा भला सवाल को सॉल्व करने, तो अल्लाह का नाम लें, फिर मैंने कहा शुरू करें, कोई ना कोई तो हाथ पांव मारे। इसमें तो 2 क्वेश्चन मार के इसने कहा जाओ भाई जाओ जाओ आगे जाओ, इधर आए। हाँ ये निकल सकता है, कैसे? ये 0 इज अ फिगर, ये 0 इज अ फिगर, ये 0 है, ठीक है। ये भी गिवन, मतलब निकल आया ना, ये 30,000 किलो, 30,000 बनता है ना, 30,000 किलो माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज इनटू 50, ये सॉल्व हो सकता है। तो आप टोटल एक्चुअल, मैं लिखता हूं कोशिश करके, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, आप पर्चे में ऐसे कर लेना, दोबारा वही लिख लेना जो मिसिंग हो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो आपके पास क्या आ जाता है? टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड आ जाती है। सॉरी ये तो निकला, फिर तो मौजें लग गई, उसने स्टॉक डाला इसीलिए है कि उसने मांगी परचेजेज हैं, ये यूज्ड है, तो वो आपकी मशहूर जमाना इक्वेशन है ना, वो किस लिए? तो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड निकल आई जी आपकी 300,000 kgs, ठीक है जी। लेकिन ये आप पकड़ लें जरूर, स्टॉक की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, परचेजेस उससे निकलेंगी, ये तो परचेजेस नहीं है, ठीक है। तो मुझे भी पता है आप शाम को आए बैठे हैं, मैं भी इसीलिए बस आपको प्रैक्टिस के लिए बुलाता हूँ, ठीक है। ज़्यादा फनकारियों वाले काम देखें, मैं सुबह सवेरे करा देता हूँ आपको फ्रेश। अच्छा अब मैं तो कहता हूँ इसको फड़का दो, क्या ख्याल है? उसने मटीरियल नहीं, एक मसला है, मटेरियल एक्स की क्वांटिटी परचेज तो मैं निकाल लूँ, चलो वो निकाल लेते हैं, चलो कुछ तो करें। तो वर्किंग नंबर मैं 1 कर रहा हूँ, इसमें से जो जिसको रिक्वायरमेंट नहीं टच करेगी ना उसको मैं फिर क्या कह दूंगा, चलो वहां पे वर्किंग कर लेते हैं, फिलहाल कोई वर्किंग नंबर नहीं लगाना, मैंने आपको जैसे कहा था। अच्छा अब क्या है जी हमारी इक्वेशन, मशहूर जमाना इक्वेशन क्या है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, लेकिन ये होगा केजीज, ऐसे ही है ना, प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, ये भी केजीज, लेस, अब हमें क्या चाहिए, क्लोजिंग चाहिए या सोल्ड चाहिए?
तो क्लोजिंग माइनस कर देंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये भी केजीज में आएगा, तो रॉ मटेरियल यूज्ड की फिगर आएगी। मुझे पता है कि आपको कुछ और चाहिए, रीअरेंज इसी को करेंगे ना। क्या ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग इज इक्वल टू कंज्यूम्ड होता है, लिख लिया हमने। अब मेरे पास कंज्यूम्ड आ गया है, मुझे तो परचेज चाहिए, ठीक है। मैं इस इक्वेशन को नहीं छेड़ता, इसको ऊपर लिख देता हूं, आपके दिमाग में ये लिखी हुई है, पर्चे में लिखने की जरूरत नहीं है। पर्चे में तो आपने यूं लिखना है, मटेरियल एक्स। जी बेटा, ओपनिंग मटेरियल, अब उसने क्या कहा है, स्टैंडर्ड कंजम्पशन, पढ़ लो, ओपनिंग रॉ मटेरियल कंप्राइज्ड ऑफ 25 डे ऑफ स्टैंडर्ड कंजम्पशन। स्टैंडर्ड कंजम्पशन किसे कहते हैं जी, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल को। स्टैंडर्ड कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर, जो हम यूं लिखते होते हैं, एक्चुअल, स्टैंडर्ड, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर, वही वाला मैं लिख दूं ना, मैं वैसे ही लिखता रहूं, कोई और चेंज करके, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल आउटपुट, ठीक है जी। तो यही तो उधर निकाल रहे थे हम, और मैंने आपको इसीलिए बोला भी था, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कंजम्पशन कितनी है जी, स्टैंडर्ड कंजम्पशन कितनी है, 3 लाख, 3 लाख है, 3 लाख है, लिख दूं। अच्छा, तो 300,000, अगर नहीं समझ आए तो ये स्टार लगाओ, यहां पर मैं आपके लिए स्टार लगा रहा हूं कि ये 3 लाख कैसे आया है। बोलो, दोबारा लिख रहा हूं वो, ताकि आंसर भी आ जाए। 6 kgs पर यूनिट लगते हैं और 50,000 यूनिट्स हैं, ठीक है जी। तो इस हिसाब से ये 3 लाख kgs स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल है। यूजेज वेरिएंस 0 का मतलब ही यही था कि जो स्टैंडर्ड था वही एक्चुअल में यूज हुआ है, ये भी कोई मसला नहीं है। बहरहाल चले, कोई बात नहीं, मैंने दोबारा लिख दिया, ठीक है। ये 3 लाख क्या है, स्टैंडर्ड कंजम्पशन। वो कह रहा है इसके 25 डेज के बराबर हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है। अब सवाल में कहीं पे उसने ये नहीं कहा 360 डेज लो, तो खामोशी केस में 365 डेज ही लिया करो। 360 कहे तो फिर लेना है, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 365, कितने दिन, 25 डेज। ये क्या बन जाएगा आपका ओपनिंग स्टॉक, बताओ जी कितना है, 20548 kgs, ठीक है जी। प्लस आपको क्या चाहिए, परचेजेस, वो तो आपको पता नहीं है, कोई बात नहीं। लेस करोगे आप क्लोजिंग, क्लोजिंग कैसे निकालना है, उसने कहा है जी क्लोजिंग जो है वो है, लो जी जगह एडजस्टमेंट हो गई जी। क्लोजिंग कितने डेज के बराबर है, अगर 25 ही होता, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों 25 होते, तो फिर तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री वाला चक्कर ही नहीं था। जो यूज निकला था वही परचेज ही कर देते, लेकिन वो यही तो छेड़खानी की हुई थी उसने, और उसमें भी ये कह दिया था कि डेज के हिसाब से निकालो। तो ये 20 डेज के बराबर, 20 डेज की कंजम्पशन के बराबर इंटू 20 जी, ये कितना बना, 16438 kgs, ठीक है जी। अब इसके बाद ये आपको पता नहीं है, ठीक है, ये आपको पता नहीं है, इसलिए आपने ये ऐसे ही लिख दिया था, ओके। और ये आपको पता है कितना, 3 लाख, 3 लाख। वैसे तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल ही आप वेरिएंस देखकर कह सकते थे, लेकिन मैंने फिर भी नहीं छेड़ा, मैं फॉर्मूला से लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये 3 लाख kgs ये यूज हुआ, 300,000 डन जी। अब ये 300,000 एज इट इज इधर लिखो, ये आपने सॉल्व कर लिया जी। परचेजेस की फिगर बताओ, परचेजेस आ गई 29, लेकिन ये क्या है अभी, तो इसका मतलब ये परचेजेस जो निकली हैं ये अभी क्वांटिटी में निकली हैं, ठीक है। अभी इनको एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी परचेजेस रुपीज में आएंगी। मैं यूं लिख देता हूं, परचेजेस केजीज में या क्वांटिटी में जी, कितने, 29 kgs। अभी ये मेरी रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हुई। अब एक्चुअल रेट, एक्स मटेरियल का एक्चुअल रेट कहीं पे नहीं अवेलेबल, वाई का तो ऐसे निकलेगा, वाई का एक्चुअल रेट कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, कैसे, एक मिनट एक मिनट यार, रुक जाओ ना। 30 को कितने गया, 30 को 94% करेंगे तो निकल आएगा।
पर वो तो y का है, x का कहाँ है? x की एक्चुअल प्राइस कहीं पे गिवन नहीं है, एक्चुअल रेट कहीं पे गिवन पर केजी। या अल्लाह, कहीं से तो मिल जाए। सोचो सोचो, आपने सोचना है, मुझे तो पता है, सोचो। अभी अभी आपने एक्चुअल टोटल क्वांटिटी परचेज ही तो निकाली है, ये परचेजेज ही तो निकाली है। मैं यूं लिखता हूं, एक्चुअल टोटल क्वांटिटी परचेज। अब ठीक है, परचेज निकली है ना, ये एक्चुअल टोटल क्वांटिटी परचेज होती है, ये एक्चुअल, यही लिखता हूं यार, ये तो मजा ही नहीं आ रहा आपको। अच्छा लगे जरा आपको, इक्वेशन ऐसे बन जाए, एक्चुअल टोटल लिखना है पहले, सॉरी टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड। अब ठीक है, और ये क्या है? रॉ मटेरियल यूज्ड। हम अपना लिखेंगे टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। आप कंफर्टेबल हो कि अभी भी नहीं? अब जहां के लिखा हुआ आके सही कर दो। अच्छा जी। या अल्लाह, या अल्लाह, या इन्होंने चक लिया, मैनू छड़ दे यार। ओहो, अच्छा जी बेटा, अब एक्चुअल टोटल क्वांटिटी परचेज ही तो आपने निकाली है। ये टोटल मैं पहले एक्चुअल बोल जाता हूँ, माजरत, टोटल एक्चुअल जो बोलता हूँ वो लिख भी देता हूँ। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी पर शायद मुझे पहला पुराना रट्टा यही लगा हुआ था पिछले दिन का, इस दफा आपको वैसे तब्दील किया था, वो भी हो नहीं रहा, तो चले अगली बार वालों के लिए फिर ये हो जाएगा। तो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज निकल चुकी है जी। ये लेकर आओ, तीर शीर लगाओ ना, बाद में याद रहे तस्वीर में जी। 295,890 kgs, ठीक है जी। अब इसको आप सॉल्व कर लें, ये एक्चुअल रेट, ये एक्चुअल रेट पर केजी होता है, ठीक है ना। तो आप इसको सॉल्व कर लें, कैलकुलेटर भी डाल देते होते हैं, मुझे पता है आप लोग तो आजकल। तो एक्चुअल रेट आ गया ₹50.33, आगे बस 33, अच्छा 321, लो जी बस, अब ठीक है, पर केजी। ओके, अब उसने मांगा हुआ है हमसे मटेरियल परचेज की, टोटल मटेरियल परचेज रुपीज में, तो इसलिए फिर मैं इसको वर्किंग वन कहता हूं, इसको नहीं कहता, ठीक है, तो सही है। और इसको मैं या यूं भी कर सकते हैं, इसको हम, ये रहने दो यार, ये तो बाद में आपको मिलना ही नहीं, इसको हम क्या देते हैं जी, ये क्या है हमारी वर्किंग नंबर 2। कहां पे लिखूं अब, ये आपने बताना है, यहां पे लिख लेता हूं वर्किंग नंबर 2, इसी में ही ना मैंने फिट करना है। अब उसको यहीं पर लिखूंगा मटेरियल वाई, तो वो वर्किंग 2 में ही आ जाएगा, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट यहां पे करके मैं पूरी कर रहा हूं, कोई गल नहीं पुत्र, खैर है, कोई तोप थोड़े चुकी फिर हद हो गई, निका जा कीड़ा सी वैसे। मैं क्या पता नहीं की होगी। बेटा क्या रिक्वायर्ड है? एक्चुअल परचेजेस, तो परचेजेस ऑफ परचेजेस ऑफ मटीरियल एक्स, यूं लिखता हूं, मटीरियल एक्स की परचेजेस। अब देखो इधर, रुपीज में चाहिए, क्वांटिटी कहां से मिली? वर्किंग 2 से, 295,890 किलोज, वर्किंग 2, क्योंकि ये सवाल में निकली नहीं थी, इनटू रेट चाहिए, ये कहां से मिला आपको? ये वर्किंग नंबर 1, पहले 1 आ गई, फिर ठीक है कोई बात, ₹50.321, ठीक है। वर्किंग भी लगाएं सर, ऐसे ना करें, वर्किंग 1, ठीक है जी। ले जी, ये आपका आंसर आ गया, बनाया था तो फिर इसको 2 कर लो यार, फिर इसको 3 कर लो यार, फिर उसको आगे बने तो 4 कर लेना, तो ये वर्किंग, वो आप बता दिया करो ना, ऐसी बात है, कोई वर्किंग आपके पास होती है, मेरे पास नहीं होती। हाँ भैया आंसर बताओ। रुपीज 148894 मुक ही नहीं रहा, अच्छा रुपीज। अभी दूसरा मटेरियल, लेकिन वो बहुत आसान था, टेक्निकल यही था, ठीक है। लो जी, तो मिसिंग फिगर्स हैं, बस अल्लाह का नाम लेके चलते जाओ, कुछ कहीं से निकल आता है, कुछ कहीं से निकल आता है, ठीक है।
अच्छा जी, दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है जी, मटेरियल वाई की भी परचेजेस निकालो, अलग अलग थे ना। अब मटेरियल वाई की भी मुझे क्वांटिटी चाहिए, ऐसे ही निकलेगी इंशाल्लाह, और मटेरियल वाई का भी मुझे रेट चाहिए, लेकिन उसके लिए इधर जाने की जरूरत नहीं है। उसने प्राइस वेरिएंस, उसने कहा था चलो यहां से बच्चा फंस जाए, उधर से तो आसान नंबर ले सके, ठीक है। तो वो 1 मिनट में आपने ऐसे करके यहां छोटी सी वर्किंग कर दूंगा, अभी यहां पे ही जगह है, ठीक है। अब बिस्मिल्लाह करो जी, ये रह गया, ये रह गया, इसमें एक ही फिगर मिसिंग है, वो कौन सी है जी, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड मटेरियल वाई की। तो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज कितनी निकली जी इससे, 155 kgs आ गया जी। ये तो सीधा सीधा गिवन था ना, मतलब अवेलेबल था, बस इधर आने की देर थी, मैंने मुश्किल वाला पहले करा दिया। अब इसको मैं कह देता हूं वर्किंग नंबर, कितने पहुंच गया काम, ये वर्किंग 4 हो गई, ठीक है। ये यहां पर ले आओ। अब ये ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो मटेरियल वाई के लिए ये टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज निकल आई है, बोलो। लेकिन इसमें तो यूजेज में तो वेरिएंस है, ये तो नहीं चलेगा हमारे लिए। तो क्या जरूरी है, यूज्ड। अब पता नहीं क्या लेना चाहिए, बताओ। स्टैंडर्ड फॉर फिरोजी सॉरी, स्टैंडर्ड फॉर, ओ बोलो अगे, एक्चुअल फिरोजी बटा फिरोजी, ये क्योंकि उसने स्टैंडर्ड कंजम्पशन कहा है। अभी हमारे पास एक्चुअल टोटल क्वांटिटी यूज निकली है। एक्चुअल टोटल क्वांटिटी यूज जो है वो इधर आनी है, और मुझे टोटल एक्चुअल क्वांटिटी क्या चाहिए, परचेज, ये यूज इधर आनी है। लेकिन उसने इसका डिवाइडेड बाय 25 या इसका डिवाइडेड बाय 20 नहीं बोला था, जालिम ने बोला था स्टैंडर्ड कंजम्पशन का। वो तो लकीली यहां पर कोई वेरिएंस था ही नहीं एक्स की यूजेज का, तो जो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल था, जो स्टैंडर्ड कंजम्पशन थी, वही एक्चुअली यूजेज भी निकली थी। यहां पर डिफरेंट है बेटा। तो कहां जाऊं अब मैं, कहां जाऊं, मेरे पास तो, मैं उधर वर्किंग कर रहा हूं, मेरे पास जगह नहीं बची यहां पे, ठीक है, क्योंकि मैंने यहां पर ये सवाल करना है, माजरत। इधर देखो जी, मैं बताता हूं सारी, ये सारी बात बताता हूं, लेकिन फिलहाल मैंने छेड़ो ना। वर्किंग नंबर कौन सा हो गया अब, वर्किंग 5 में मैंने क्या करना है जी, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट ऑफ मटेरियल वाई निकालनी है। ये नहीं है भाई गिवन, क्या टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, क्या ये टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज यही है अलाउड स्टैंडर्ड? अगर यही है तो फिर वेरिएंस क्या मैंगो लेने आया यहां पे, बताओ। और बताते नहीं, और यूजेज का वेरिएंस है ही क्या, कि जो हमें स्टैंडर्ड अलाउड था फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन वो कितना था, और जो एक्चुअली यूज हुआ वो कितना है। अगर स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल कम था और यूज ज्यादा हुआ है, तभी तो यूजेज वेरिएंस, और यहां पर ज्यादा ही होगा क्योंकि यूजेज वेरिएंस क्या आ रहा है, एडवर्स। यहां पे ऐसा क्यों नहीं सोचा हमने, यहां पे क्यों मैंने गोली करा ली, क्योंकि वेरिएंस था ही नहीं। आपने चेक किया था अभी थोड़ी देर पहले, हमने चेक किया था ना, यहां पे कहीं पे लिखा भी था, पता नहीं वो कहां गया, ठीक है। बहरहाल जहां पे भी लिखा था वहां पे मैंने कहा था, वहीं पे शायद लिखा था कि स्टैंडर्ड है 6 किलो और एक्चुअल प्रोडक्शन है 50,000, तो ये तो 30,000, 3 लाख ही बनता है। जब 3 लाख देखा उधर, 3 लाख देखा इधर, तो मैंने क्या कहा, ओहो अच्छा हाँ वेरिएंस तो था ही नहीं। जब वेरिएंस नहीं था तो जो स्टैंडर्ड और एक्चुअल था वही एक्चुअल कंज्यूम था, तभी तो यूजेज वेरिएंस नहीं था। यहां पे यूजेज वेरिएंस आ रहा है, तो ये एक्चुअल यूज्ड है, ये एक्चुअल यूज्ड है। और उस जालिम ने एक्चुअल यूज का तो स्टॉक वैसे भी नहीं रख सकते ना, उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, उस स्टैंडर्ड के मुताबिक वो स्टॉक मेंटेन करते हैं। तो उसके अल्फाज क्या थे, उसके अल्फाज थे कि स्टैंडर्ड कंजम्पशन का 25 डेज ओपनिंग और 20 डेज उसके बराबर का क्लोजिंग। मैंने इसीलिए यहां पे लिखा है, ये TSQ है, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल। ये एक्चुअल तो नहीं है, ये एक्चुअल कंज्यूम तो नहीं है, ठीक है। अब ये निकालना है, यहां पे वर्किंग कर रहे थे हम जी। बेटा बोलिएगा, मटेरियल वाई ऐसे कर देता हूं, बड़ा ही रश पै गया, बहुत आगे टुर गया। तो वर्किंग 5 में मैं दूसरा काम भी यहीं पे कर लूंगा ना, कौन सा भला, इसका रेट। तो टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर मटेरियल वाई, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट। बताओ जी,
बताओ जी कितना है स्टैंडर्ड, वो फिरोजी से फिरोजी टच हुआ पड़ा है, देखो 3 kgs पर यूनिट इंटू 50,000 यूनिट्स इज इक्वल टू 1.5 लाख बनता है ये तो 1.5 लाख किलो स्टैंडर्ड अलाउड था फॉर एक्चुअल, ठीक है 1.5 लाख अलाउड था, लेकिन एक्चुअली यूज हो कितना गया 1,55,000, तभी तो वेरिएंस आ रहा था यूजेज का, सवाल में आंसर गिवन था, ये तो बराबर हो ही नहीं सकते थे, बराबर होते तो फिर तो इसका भी वेरिएंस 0 होता यूजेज का। अब ये 1,50,000 आपने डिवाइड करना है इसको 25 से और ओपनिंग, और डिवाइड करना 65 से 25 डेज का ओपनिंग, और तो ये लो जी 1,50,000, ये क्या है जी स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, वर्किंग केड़ी बन गई है 5 डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय कितना जी 25 डेज के बराबर रखते हैं ये, ठीक है लेना ही नहीं सीधियां हो रही हैं, शाम का टाइम है, जाहिर गल समझ तो आ रही है ना, मैं इससे स्लो नहीं चल सकता बेटा, बहुत माजरत जी 25 जी बेटा 274, ये आपकी शाम को ही मद्देनज़र रखते हुए मैं इतना स्लो चल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, ये तो नहीं लिखना, मैंने क्या लिखना है आपकी पसंद का लफ्ज़, क्या जी टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज, ठीक है जी, लेस क्लोजिंग स्टॉक 1,50,000 डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय 20 जी 82 बस। अच्छा उसके बाद इधर दरमियान में क्या आ गया टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड, ठीक है जी, यही तो हमें चाहिए, डन जी। अच्छा अब यूज्ड हमारी निकल चुकी है, ठीक है, इधर लिखें टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, फॉर्मूला पूरा हो गया ना ऊपर से, तो यूज्ड ही तो निकाल के लाए हैं 1,55, अब इसको वर्किंग 4 पहले ही कहा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वर्किंग नंबर 4 से आपने निकाला 155 किलोज, ठीक है जी, वर्किंग नंबर, लो जी आप सॉल्व करो, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज निकालो, केजीज में है लेकिन ये 154, इसको उठाकर ले आओ तो कर लो, केड़ा है बेटा वर्किंग, ये वर्किंग 5 लिखा तो है, ये 4 है, अच्छा तो प्लीज़ यार तुम ज़रा नीचे आ जाओ, बच्चे भी बड़ा गुस्सा कर रहे हैं इस वक्त। हाँ जी बताएं बताएं 1,52,945 1,52,945, मैंने आपके वसी तर मफाद में ये डिसाइड किया कि ये दोनों सवाल करने के बाद ईपी वाला मैं उधर बैठ के करूँगा, मुझसे नहीं होता जी, आपके वसी तर मफाद में कि कल भी मैं पढ़ाने आ सकूँ, वसी तर मफाद ही है ना जी, ये वर्किंग 3 इंटू, अब ये जनाब 30 का 96% है, अब ये वर्किंग 4 में क्यों, इधर करेंगे वर्किंग 5, मटीरियल वाई की ही मुझे चाहिए एक्चुअल रेट, तो उसमें ₹30 स्टैंडर्ड पकड़ा, उसको 96 अच्छा 94% किया, तो आ गया ₹28 पॉइंट बस 2 एग्जैक्ट हुआ है, लो जी ठीक है पर केजी, लो जी ये एक वर्किंग का इजाफा हो गया, ज़रा माजरत बर्दाश्त करें अब या पास करें। ₹28.2 पर केजी, वर्किंग नंबर 5 जी, आंसर बताएं ₹4130490900। अच्छा उसने टोटल मांगा है या बस ये मटेरियल वाइज मांगा हुआ, क्या अल्फाज क्या है उसके रिक्वायरमेंट में, टोटल परचेज, और चलो फिर बस फिर टोटल हम क्यों करें, बस अगला टोटल ना करना, उसने ईच टाइप का ही मांगा था। क्या क्या कहा तुमने, क्या कहा तुमने, क्या क्या गंद पड़ गया, मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैंने साफ सुथरा नहीं काम किया,
बेटा इसीलिए तो मैं कहता हूं कि इस सवाल में रिक्वायरमेंट नंबर ही बाद में रखा करो और गंद मारा करो। इक्वेशन लिखो, मतलब उसका लिखो, फॉर्मूला लिखो, अल्लाह का नाम लेके शुरू हो जाओ, एंड पे जाकर किसी को वर्किंग तो किसी को रिक्वायरमेंट। अब ये रिक्वायरमेंट ए है, ठीक है, तो यहां पे आपने आकर रिक्वायरमेंट कहीं पे दो जगह देख के ना तो रिक्वायरमेंट ए लिख लेना, ठीक है, ये ओके। अब इसमें सारी चीजें वर्किंग से आ रही हैं, वर्किंग 3 से ये आए, वर्किंग 3 में जाते हो, ये तरतीब बन गई खुद ब खुद। अब वो कोई मसला नहीं, उसने बस आपने क्या करना था, मैक्सिमम ये करो कि पहले आधे सफ़े को छोड़कर काम शुरू कर दिया करो, रिक्वायरमेंट वहाँ पे आ जाए, बाकी वो भी मसला कोई नहीं है, आप बाद में भी करोगे तो वो ढूंढ लेगा। अब देखो ये क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट मैंने ये लिख दी, ठीक है। उसके बाद ये वर्किंग 3 से आया, अब वर्किंग 3 ये पड़ी है, इसमें ये, इसमें ये। अब इस वर्किंग के अंदर कोई चीज़ अगर कहीं से आई है तो वो, जैसे जी ये वर्किंग 4 से आया, वर्किंग 4 ये पड़ा, रेफर किया हुआ आपने, तो बस तरतीब से चलते जाओ और जो रिक्वायरमेंट उस पर रिक्वायरमेंट, और जो यूज़ हो जाए किसी चीज़ में उसको वर्किंग बना दो, एंड पे जाओ, ठीक है जी। ये क्या करूं उसका, उसने कुछ मांगा हुआ है? अच्छा हाँ, वो वर्किंग मैं कर देता हूँ, चलो माफ़ी, कोई नहीं। फिर ऐसा करो, अगला सवाल होमवर्क में रखो, फिर अब ईपीयू कर लेते हैं, फिर क्या ख्याल है, ठीक है ना? फिर मैं थक जाऊंगा बहुत, कोई नहीं, कल फिर ये आप, लेकिन इसमें मसला है अगले सवाल में एक छोटा सा टेक्निकल, एक टेक्निकल उसमें है, सही करवाना मुझे ही पड़ेगा, कोई नहीं, खैर है, अच्छा है। ज़रा कल फिर एक सवाल 20-25, सुबह फ्रेश होता है बंदा, 20 मिनट में हेक्सा, फिर उसके बाद ईपीयू वाला सवाल दूसरा, और सिर्फ फार्मूलाज भी लिख लिए ना मैंने उसके मिक्स यील्ड के, तो शाम को फिर इंशाल्लाह मिक्स यील्ड पे एक क्लास लग जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब वेरिएंसेस के लिए भाई फरमा रहे हैं कि मुझे एक्चुअल रेट्स चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि इसको जो है ना वर्किंग 5 को ही कंटिन्यू रखता हूँ मैं, वर्किंग रेफर करनी है ना, ठीक है, तो वर्किंग 5 में चलते जाओ। मटीरियल वाई का एक्चुअल रेट आ गया, बोलो और बोलो। उसके बाद अब वेजेस का एक्चुअल रेट, ये देखो ना, लेबर के साथ मसला क्या है कि गड़बड़ हुई है, लेकिन हर चीज़ लिंक्ड दी स्टैंडर्ड के साथ, मुश्किल नहीं था कि एक्चुअल लेबर रेट फॉर स्किल्ड वाज 10% हायर एंड 5% हायर देन व्हाट, एक्चुअल हायर किससे है, दूसरी चीज़ स्टैंडर्ड ही है हमारे पास, ठीक है। तो आ जाओ, एक्चुअल वेज रेट, भाई मेरा पेन नहीं हुआ चार्ज अभी तक, एक्चुअल वेज रेट किसका जी, स्किल्ड का। हम अब स्टैंडर्ड पकड़ो, ऊपर कितना पड़ा है, ₹150, ऐसा ही है, इनटू हायर है, हायर, और बोलो तो 1.1 कर दो। मैंने वर्किंग यही कंटिन्यू कर लिया ना, इसलिए इसको जरा इधर ले आओ, खुला डुल्ला कर दो जी। 1 मिनट बेटा, और चल जी, कितना आया जी, ₹165 पर आर है, अब मैं पर आर नहीं लिख रहा। इसी तरह से बेटा एक्चुअल वेजेस, वेज रेट निकालो अनस्किल्ड का, गया यार मेरा पेन लेने, अनस्किल्ड का ऊपर स्टैंडर्ड देखो, लेकिन लेबर 100, और वो कितना हाई हुआ है, 5% हायर था, ठीक है जी। ले आ यार, ले आ, ₹100 इंटू 1.05, आंसर इज, इसका कुछ कर लो यार, ये चलो क्या होना है अब इसका, 105 पर आर। नेक्स्ट जी, अब आपको वेरिएंसेस निकालने होंगे, आपको वो कह रहा है एक्चुअल आवर्स वर्कड ये पड़े हैं, ठीक है, उनको स्किल्ड और अनस्किल्ड में बांटो, तो एक्चुअल आवर्स वर्क, यार ये तो सिंपल काम है यार, मुझसे क्या करवा रहे हो तुम लोग, चलो एक्चुअल आवर्स, क्या नीचे वाले, फिर सारे ही करूंगा मैं, तो जब शुरू हो गया हूँ तब मैं तो सारे ही पर जान चढ़ाऊंगा ना, फिर तुम आज एक तुम पूछ रहे हो, कल ये पूछ लेगा, परसों चौथे, तो जान चढ़ाओ, फिर जब कर रहा हूँ तो सारे ही कर देता हूँ, फिर जिसने जो पूछना है उसका जो। एक्चुअल आवर्स वर्कड टोटल कितने हैं बेटा जी, 168,000, इनकी रेशियो क्या है, वो कहता है जी इन द एंड द रेशियो ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वाज 3 and 4, तो 3 और 4 बराबर होता है 7 के,
तो 3/7 और एक्चुअल आवर्स वर्कड 168,000 का 4/7। ठीक है, अब लिख लो, बाद में फिर तुम्हें मिलना नहीं है, ठहर जाओ जी। पहला किसका है? स्किल्ड, और फिर ठीक है बच्चों जी, बोलो। 72,000 लेबर आवर्स, ठीक है जी, और 96,000 लेबर आवर्स। तो वो आपके पास फॉर्मूलाज होंगे, फिर पुट करते जाना, बस ये कर लेना। हाँ जी, उसके बाद आते हैं जी ओवरहेड्स की तरफ, जिसका सवाल भाई ने किया था। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 1668। फिक्स्ड ओवरहेड्स वर 6% मोर देन बजटेड अमाउंट। अच्छा, बजटेड अमाउंट कैसे निकलेगी आपके पास? ओह, फिक्स तो बजटेड तो गिवन है यार, ये तो आसान है, इसको 6% बढ़ा लो तो ये एक्चुअल है, इसका वेरिएंस निकल आएगा। अब आते हैं इधर, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स ड्यूरिंग द ईयर इतने हैं। अब क्या करें, कोई एवरेज रेट निकाल लें। क्यों बेटा, क्या मैंने यहां पर कोई एवरेज रेट निकाला था? जब वेरिएबल, नहीं, मैं वेरिएबल की बात कर रहा हूं। एक्चुअल एफ आप निकाल लेंगे, वो कोई मसला नहीं है, वेरिएबल का मसला है। वेरिएबल कॉस्ट एक्चुअल वाली इन टोटल दी गई है, लेकिन उसके जो रेट्स हैं स्टैंडर्ड वाले, वो स्टैंडर्ड वाले रेट्स जो हैं वो अलग अलग हैं, स्किल्ड और अनस्किल्ड के, तो एक्चुअल वाले भी अलग अलग होने चाहिए। अब क्या करें भाई, इधर देखो ना, स्किल्ड लेबर स्टैंडर्ड आवर्स 1.5 हैं, स्टैंडर्ड रेट 150 है स्किल्ड वालों का वेरिएबल ओवरहेड रेट, और अनस्किल्ड का 2 है और 100 है, और नीचे जो एक्चुअल ओवरहेड गिवन है वो टोटल में। अब क्या करें, एक मिनट, आर सेम बोलो, स्किल्ड के आर सेम, स्किल्ड के आर सेम, तो अगर फिर लेबर की रेशो 3:4 है तो वेरिएबल ओवरहेड्स की रेशो भी 3:4। तो आप एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स को 3/7 4/7 पहले कर लें खैर से, उसके बाद फिर उसको अगर आपने पर यूनिट पे करना है या पर आर पे करना है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आओ ये काम भी कर लें, अब ये भी कंडा काट लें। अब तो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स भी स्किल्ड के हम अलग कर रहे हैं। टोटल उसने दे दिए जालिम ने, कितने? 16,680 आगे इसके बाद 16,680 के कर दूं, ये क्या है जी? 3 हो जाएगा, बल्कि 1000 लिख लूं तो आप फिर कहोगे ये के क्यों किया, इनटू 3/7 जी रुपीज 7148,571। हिम्मत करने की जरूरत होती है, सवाल कोई ना कोई रास्ता दे देता है, पर्चे में भी कुछ ना कुछ तो कर ही देगा बंदा। ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ अक्सर सही भी होता है, जैसे आप सोच रहे होंगे लेकिन डर रहे होंगे, तो थोड़ा सा सोच यार यही होना है, लगता तो यही है अब, लेकिन समझ नहीं आ रही, जो समझ आ रही है कर दो। एक नंबर कट जाएगा अगर गलत हो जाएगा तो, और वो फिगर आगे जाएगी तो उसके नंबर्स कभी भी नहीं कटेंगे, कैरी फॉरवर्ड के नंबर नहीं कटते, और डर के रुक गए तो फिर अगली बार दोबारा पर्चे में बैठना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं रुकना, कुछ समझ नहीं आ रही, कोई ऐसे 5 6 7 10 कोई फिगर अज्यूम करके लिख देना, सिर्फ उसका नंबर कटेगा। आगे जहां जहां वो यूज हुई सारी चीजों के नंबर जो हैं वो, मैंने इवन आपको यह बताया था कि आपने गलत कैलकुलेशन से डिसीजन मेकिंग में आपका डिसीजन ऑपोजिट हो गया, नंबर फिर भी मिलेगा अगर आपने डिसीजन सही किया हुआ है, उसकी बेसिस के अपने नंबर। ठीक है ना, तो कैरी फॉरवर्ड के नंबर बेटा नहीं कट, कैरी फॉरवर्ड मिस्टेक के नंबर्स नहीं कटते, वरना सीएमए का तो पेपर सबसे मुश्किल हो पास करना, मैथमेटिक्स है ना एक तरह की, छोटी सी कैलकुलेशन एरर होगी बस फिर वो चले जा रही। तो एक्चुअल ओवरहेड्स अनस्किल्ड, अनस्किल्ड जी 166,80,000 इंटू, बैलेंसिंग भी निकाल सकते हैं आप कैलकुलेटर पे, 4/7 जी 31,429। लें जी, इसके अलावा अब कोई मुझसे न एक्सपेक्ट करें आपके मैं को वर्किंग आपको करके दूं। ये सारे के सारे आपको सॉल्यूशन में, मेरे ख्याल में नंबरिंग मैंने गलत ही की हुई है, चलो खैर
आपको तो इससे क्या, आगे मैंने अटेम्प्ट भी लिखी हुई, यही है ना, बोलो। ये आपको पहुंचा हुआ है सोल्यूशन, ठीक है। तो आज इंशाल्लाह आपको जो होमवर्क में सवाल आना उसका आ जाएगा। हेक्सा वाला तो फिर मैंने खुद ही करवाना था, चलो मैं देख लेता हूँ उसका भी, फिर हिम्मत मार लूँगा, कुछ सोल्यूशन दे दूँगा, बन गया तो ठीक है, वरना दूसरे वाले का तो मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला? जी जी जी, जाहिर है फिक्स्ड ओवरहेड के बारे में जब तक खुद ना कहे बेलने में बाजू क्यों दे। कहीं लिखा हो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज़ करते हैं, या कहीं उसने जिक्र किया हो, इवन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज़ भी कर रहे हैं ना, तो जब तक वो मुंह से नहीं कहेगा ना, तो हम वॉल्यूम वेरिएंस को तोड़ेंगे नहीं, ठीक है। वैसे उसने वेरिएंसेस मांगे कौन से हैं? ओवरहेड्स के मांगे हैं, और क्योंकि सिर्फ नहीं, वॉल्यूम का लग नहीं ना रहा असल में, उसने सिर्फ जो है वो एक्सपेंडिचर का वेरिएंस दिया हुआ है, बाकी निकालना चाहो तो निकाल, कोई मसला। कैसे निकालोगे? निकलता ही नहीं है, वो वॉल्यूम का निकालने की उसको डाटा देना पड़ेगा, तो ठीक है, कोई मसला नहीं जी। ये नोट कर लें बेटा, बल्कि यूँ कर लें, इसको इकट्ठा ही नोट कर लें, आप पिक्चर ले लें। अब ये सवाल मेरी तरफ से ख़त्म है। तो आप अलग अलग करके टोटल कर देना, मैंने यही समझाया था, तो भी आंसर सेम आएगा। अलग अलग करो फिर एक साथ करके देखो। जो तो था ना उस दिन का मसला, ये कल वाला मसला जिसमें मैंने कहा था कि आप, वो मटेरियल एक ही था, रेट्स डिफरेंट थे, इसलिए मैंने कहा था अलग अलग करो। अल्टीमेटली कर तो वहाँ पे भी टोटल दिया था, आप अलग अलग निकालो, दो तरह के मटेरियल हैं, अलग अलग वेरिएंस निकालो, लेकिन फिर आप उनको नेट करके शो कर दो। तरतीब क्या है, इधर देखो, आपने वेरिएबल ओवरहेड्स स्किल्ड का अलग निकाला, अनस्किल्ड का अलग निकाला, ठीक है। इसको टोटल करके भी शो कर दोगे तो कोई मसला नहीं है नेट में, लेकिन ये अलग अलग शो करके फिर टोटल करो बेशक, ठीक है ना। ये सोल्यूशन देख लो ना, मिला नहीं है सोल्यूशन तुम्हें, तो फिर मेरा कसूर है यार, किसी को यार जाके उससे प्रिंट ले लो, उसे कहना सर ने कहा मुझे प्रिंट दे दो, प्रिंट लेके जाना उससे, ठीक है, ले जाओ प्रिंट उससे ले जाओ, कुछ कर ले, पढ़ ले सही तू यार। अब ये जो है ना हेक्सा, इसमें एक छोटा सा मसला आना है, फिर मैं वो डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन ट्राई फिर आप कीजिएगा, अगर फिर आप लोगों ने कहा तो मैं कल वो आपको करवा भी दूंगा। हेक्सा वाला सवाल भी पुराना है मेरे ख्याल से, इसका भी सलूशन तो मुश्किल ही है हो। किसमें था मसला? अच्छा, ये जो लेबर रेट वेरिएंस है ना जी, लेबर रेट वेरिएंस, इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है जी? फॉर्मूले तो अब आपको सारे ही पता है, ठीक है। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल टोटल, सॉरी, अच्छा वैसे तुम लोगों ने ये मजाक बना लिया, अब जो भी हो बस समझ आया करो। टोटल एक्चुअल आवर्स वर्क या पेड? पेड, ठीक है। अच्छा, अब इस सवाल के अंदर मामला ये है कि उसने लेबर रेट का वेरिएंस दिया हुआ है, उसके बाद इसने स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है, ये स्टैंडर्ड वेज रेट 6 रुपीज़, इसने एक्चुअल रेट नहीं दिया, ठीक है। और उसके बाद ट्राई किया था किसी ने, टोटल एक्चुअल आवर्स भी नहीं गिवन, चलो बस मसला पता लग गया, फिर यही था। अब बड़ा जोर लगाओ जनाब, ये कहीं से ना दोनों निकल नहीं रहे थे। अब इसमें ना थोड़ा सा अब फनकारी, मैथमेटिक्स है, अकाउंटिंग तो बेटा इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं है, मैंने आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग समझा दिया है। अब मैथमेटिक्स के कभी कभी मसाइल आ जाते हैं, इसको आप ना थोड़ा सा रीअरेंज करना था। ये जो टोटल एक्चुअल आवर पेड है, ये ब्रैकेट के बाहर है ना, बोलो, इसको मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। तो -75, ये सिर्फ नोट कर लेना, इंशाल्लाह फिर कोई मसला नहीं आएगा, सवाल ये हो जाएगा, मेरी जान छूट जाएगी, ठीक है। तो 6 इंटू टोटल एक्चुअल आवर्स पेड माइनस एक्चुअल रेट इंटू टोटल एक्चुअल आवर्स पेड। अब मुझे बताओ ये क्या होता है? चलो ये तो आपने देखो, आपको क्या चाहिए, टोटल एक्चुअल आवर्स पेड चाहिए ना, ठीक है। अब ये फिगर आपने इकट्ठी की है, इसको ज़रा सोचना शुरू करो, ये क्या है? आपको याद है बेसिक्स में हमने एक बात सीखी थी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का फॉर्मूला होता है
मतलब अगर भूल जाओ उसके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है जी? एक यूनिट पर कितने यूनिट्स लगे, ठीक है। तो ये क्या नहीं कर रहा है, एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आर पेड, ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट नहीं निकल रही है एक्चुअल, तो ये कहीं ना कहीं से आपकी निकली होनी, ठीक है। ये बाकी वेरिएंसेस में कहीं ना कहीं से आपकी टोटल एक्चुअल आर पेड नहीं है, एक्चुअल रेट अलग से नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको ये कॉस्ट गिवन होगी। मतलब पता नहीं, शायद सवाल में ही गिवन हो, मतलब ऐसे करके लिखी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन आप देख लेना, ठीक है, कि हो सकता है आपको वो कहीं पे गिवन हो, ठीक है। जब वो गिवन होगी तो वो इस पे पड़ जाएगी। ये थोड़ी सी फनकारी थी, ठीक है। बाकी फिर ये सिर्फ एक मिसिंग रह जाएगा, ये पहले अवेलेबल है, ये पहले अवेलेबल है, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा। मतलब मैं तो ये कह रहा था कि देख लेना कहीं पे, ये कहीं ना कहीं ये बेसिकली क्या होती है, ये देखो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का लिखा है एक्चुअल वेजेस, एक्चुअल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। एक्चुअल वेजेस का मतलब क्या है, एक्चुअल वेजेस कहो इसको, एक्चुअल लेबर कॉस्ट कहो इसको, जो भी कहो इसको, ये मजमुआ होती है इन दो चीज़ों का, और वो हमने निकाल लिया है अब। तो इसको नोट फरमाएं और होमवर्क में हेक्सा फरमाएं। इसके अलावा हेक्सा में कोई जान नहीं है, हेक्सा तो बहुत बच्चा सवाल था इसके सामने, इसमें तो स्टॉक ने जब डाली हुई थी वहां पे तो वो चक्कर भी नहीं था ना, स्टॉक नहीं था ना हेक्सा में। बेहतरीन, देख लीजिएगा ना बेटा, अगर वहां से आप कुछ निकाल लें तो निकाल लें, आंसर सेम होना चाहिए। मैं अब कल कोशिश हिम्मत करता हूँ, अल्लाह करे मुझे इतनी हिम्मत मिले कि मैं बस इसको, बल्कि मैं उसको ये काम हो सकता है मैं जिंदाबाद अपना असम्बली का इजलास उन्होंने क्लास मुक गई जा जाए मैं फिर ख़त्म हो रही, वो मेरे पास ये तरीका है। कंप्यूटर में ज़रा देर लगती है लिखते हुए, सफ़े पे मैं कागज़ पेंसिल कच्ची पेंसिल नाल ना फटाफट सफ़े वो मैं लिख के भेज दूंगा, अस्कर भाई टाइप कर देंगे, वो इंशाल्लाह आपको इसका भी सलूशन आ जाएगा। लेकिन आप पहले ट्राई करें इसको, ठीक है ना। मिसिंग फिगर वाला कोई सवाल चार्ज से नहीं किया आपने अभी तक मुझे लगता है, तो हेक्सा वाला भी मैंने नकल करा दिया। चलो खैर, अच्छे बच्चों ने फिर भी किया। किस किसने ट्राई किया, सारे हाथ खड़ा करेंगे, हम अच्छे। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरिएंस विद ईपीयू। देखो आपके लिए मैं क्या लिख कर लाया हूँ, लेकिन इसको छोड़ें आप एक मिनट ना ज़रा इसको छोड़ें, ये तो आप लिखते ही रहते हैं और देखते ही रहते हैं। मेरे साथ चलें मेरे साथ, चलें प्रोसेस कॉस्टिंग में चलें। ये वहाँ है प्रोसेस कॉस्टिंग जहाँ कोई और नहीं। ओए हो यार, अखीर नहीं करते थे आप लोग, जब ये उन दिनों की बात है जब आप पढ़ा करते थे। अब तो आप इंतजार में हैं बस, अब तो आप आर्स गिनते हैं, 3 दिन रह गए, 2 दिन रह गए, 1 दिन रह गया, मतलब ये वही चक्कर हो गया है इस दफ़ा। तो ये सेशन खतरनाक क्यों है, पहले छोटी ईद आई हफ्ता पहले, ईदों बाद पढ़ाएंगे, फिर बाद में कुछ पढ़ना शुरू किया, फिर बड़ी ईद आ गई, ईदों बाद पढ़ाएंगे, फिर मुहर्रम की छुट्टियां भी सेशन में आ गई, ईदों बाद मुहर्रम बाद पढ़ाएंगे, उसके बाद अब साथ ही सेशन एंड अब छुट्टियां होते ही पढ़ना शुरू करेंगे, क्लासेस खत्म होते ही पढ़ेंगे। ये बड़ा मसला है, इसलिए तो मैं आपको सारा कुछ कोशिश कर रहा हूँ खुद करा दूँ। मैं रिस्क नहीं ले रहा, रिस्क नहीं, इतना ना करो यार, ये ज़्यादा हो जाएगा भाई दूसरी बार अल्लाह माफ़ करे, दूसरी बार नहीं पड़ेगा, ये पास हो जाएगा इंशाल्लाह। है नलायक, लेकिन लो जी, पहली बार यहाँ पे हमने देखा था क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आया था। जिस दिन क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आया था, बल्कि यार कोई ऐसा ढूंढने जिसमें हमने वो फाइफो वाला भी किया हो, को नहीं वो यहाँ पे किया हो ना, अल्लाह करे। ये नहीं, ये तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स, या अल्लाह ईपीयू अता फरमा जिसमें ओपनिंग भी हो, फाइफो भी हो। चलो छोड़ो यार, दफ़ा करो, छोड़ो इस बात को, सिंपल रखते हैं बातों को। मैं सिंपल से ही समझाता हूँ, फिर बाकी मैं सवाल में समझा लूँगा आपको, फिर मैं रिक्शे में यूनिट को बिठा लूँगा, यूनिट को। अच्छा जी, अब मैंने आपसे प्रोसेस कॉस्टिंग में ये कहा था कि जब कभी, हाँ ये बड़ा आइडियल सवाल है, ये बेहतरीन है, बस इसके अंदर कोई बात नहीं, फाइफो नहीं है, मैंने जो सवाल कराना है आज उसमें फाइफो भी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो कोई मसला नहीं है। आप प्रोसेस कॉस्टिंग के तो बेताज बादशाह बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं चलो थोड़े से नीचे आ जाओ ज़रा, लेकिन
उसको ज़रा इसके अंदर देखने में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ कुछ भी मिक्स नहीं होता है, मिक्स हो गया, मिक्स और उसने ईपीयू मिक्स कर दिया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल मिक्स करके दे दिया था उसने। अभी देखना कितना को मिक्स होता है, मरने वाले हुए होते हैं, पर ना उसूलों के हिसाब से चलो। कितनी देर तक की क्लास कही थी आपको? ना 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 3:15 से 4:45 का। अच्छा 4:45 कर लें प्लीज़ प्लीज़। एक मिनट ज़रा पॉज करें, पार्ट 2 शुरू करें। आप पार्ट 2 शुरू करें।